अब आपको क्या बताऊं माँ, 25,000 रुपये तो बस किराया देता हूँ। बच्चे के स्कूल बस का खर्चा और घर का खर्चा सब कुछ करने के बाद हाथ में कुछ बचता ही नहीं। फिर भी अपनी गृहस्थी चला रहा हूँ। कभी आपसे कुछ मांगता नहीं हूँ, पर आप हो कि अपनी परेशानी बताकर मुझे और परेशान कर देती हो। विनोद अपनी माँ सावित्री जी से कहता है। सावित्री जी बोली, बेटा, मैंने तो तुमसे कई बार कहा कि तुम अपना ट्रांसफ़र अपने शहर में करवा लो। अपनों का साथ मिलेगा, कम से कम किराए का पैसा तो तुम्हारा बच जाएगा, कुछ तो बोझ कम होगा। तुम हमारी इकलौती औलाद हो, हर सुख तुमसे बांटती हूँ तो दुख बांटने किसके पास जाऊँगी। विनोद बोला, माँ, हर औरत की यही आदत मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अपनी तकलीफ का ढिंढोरा हर किसी के पास पीटती रहती हैं। पापा को देखिए, वह तो कभी शिकायत नहीं करते। सारी दिक्कत आपको ही होती है। अगर मैं उस शहर में आऊँगा तो बस किराया बचेगा, पर मेरी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाएगी जो मैं उठाना नहीं चाहता। कुछ महीने बाद विनोद के मकान मालिक ने कहा, विनोद बाबू, महंगाई बहुत बढ़ रही है तो इस घर का किराया भी अब बढ़ जाएगा और बिजली का मीटर भी मैं अलग लगवा दूंगा। अब इतनी बड़ी सोसाइटी में 25,000 में घर कहाँ मिलता है। कम से कम 30,000 का महीना होगा और हर साल किराया 10% बढ़ जाएगा। अगर आपको जमता है तो ठीक है, वरना आप कहीं और देख लीजिए। विनोद को बहुत बड़ा झटका लगा। मकान मालिक के जाने के बाद विनोद और उसकी पत्नी ज्योति दोनों विचार कर रहे थे। ज्योति बोली, कई सालों से आपके माता पिता हमें अपने शहर में आने के लिए आग्रह कर रहे हैं, क्यों ना आप अपना ट्रांसफ़र वहां करवा ले, हमारे पैसे भी बच जाएंगे। विनोद बोला, तुम पैसों की बात करती हो, क्या तुम उन लोगों के साथ रह पाओगी? उनकी जिम्मेदारी भी तो लेनी पड़ेगी। ज्योति बोली, उसकी चिंता आप मत कीजिए, उसका जुगाड़ मैं कर लूँगी। आप ये सोचिए, मकान का किराया बचेगा, बिजली का बिल और राशन पानी, इन सब का खर्चा हमें नहीं देना पड़ेगा। आपके पिताजी को अच्छा खासा पेंशन मिलता है तो क्या वह अपने बेटे से महीने का खर्च मांगेंगे? एक बार हिसाब लगा कर देखिए, हम फायदे में रहेंगे। बहुत सोच विचार करने के बाद विनोद को ये फायदे का सौदा लगा। कुछ रोज बाद उसने माँ को फ़ोन किया और बोला, माँ, आप बार बार कहती हैं अपने शहर लौट आओ, कहीं हमारे आने से आपको दिक्कत ना हो जाए। माँ बोली, नहीं नहीं बेटा, जहाँ तुम्हें तरक्की दिखे तुम वहीं रहो, मैं तो बस तुम्हारी परेशानी देखकर बोलती हूँ। इधर ज्योति ने विनोद को इशारा किया। विनोद बोला, नहीं माँ, मेरी तरक्की का क्या है, आपसे बढ़कर तरक्की नहीं है। ज्योति भी बोल रही थी कि इस शहर में कुछ अपना नहीं लगता, तो मैं सोच रही हूँ अपना ट्रांसफ़र दिल्ली करवा लेता हूँ। सावित्री जी बोली, तुम्हारा घर है, जब जी चाहे आ जाओ। ज्योति को लगा कि उसकी योजना सफल रही। 2 महीने के भीतर विनोद ने ट्रांसफ़र करवाया और अपने शहर दिल्ली लौट आया। माता पिता बहुत खुश है, क्योंकि जो बेटा साल में एक बार मिलने आता था, अब वह उनके साथ रहेगा। सावित्री जी ने बड़ा वाला कमरा साफ करवाकर बेटे बहू को दे दिया। धीरे धीरे विनोद का परिवार वहां बस गया। करीब 1 महीने बाद ज्योति सावित्री जी से बोली, मम्मी जी, मोनू को स्कूल बस लगाने की क्या ज़रूरत है? पापा जी तो घर में ही बैठे रहते हैं, वह भी तो इसे स्कूल छोड़ना और लाने का काम कर सकते हैं, हमारा कुछ पैसा ही बच जाएगा। सावित्री जी बोली, नहीं नहीं बहू, वह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, इतना ही बहुत है। उन्हें धूप में इधर उधर मैंने कभी जाने नहीं दिया, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। ऊपर से बच्चे की जिम्मेदारी वह संभाल नहीं पाएंगे। जहाँ तक बात पैसों की है, यहाँ तो तुम्हारा उतना पैसा खर्च भी नहीं होगा, फिर क्या दिक्कत है? इतना कहकर सावित्री जी चली गई। धीरे धीरे समय गुजरता गया। ज्योति अपने पैसे बचाने की योजना आए दिन करती रहती थी। अगले महीने राशन वाला राशन लेकर आया और लंबा चौड़ा बिल ज्योति को दिया। वह बोली, मुझे क्यों दे रहे हो? ये बिल मम्मी जी को देना है, राशन तो वही मंगाती हैं। जब राशन वाले ने इतना बड़ा बिल सावित्री जी को दिया, सावित्री जी हैरान हो गई और बोली, भैया सुबह सुबह मजाक कर रहे हो?
हम कोई नौकरी वाले तो है नहीं, पेंशन पर जीते हैं, इतना बड़ा बिल मुझे दे रहे हो। राशन वाले ने कहा, चाची ये बिल आपके घर का ही है। पहले 1000 रुपये में सब सामान आ जाता था, पर अब बहुत सामान दुकान से मंगवाया जाता है। 1 महीने का तो भैया ने दिया था, फिर बाबूजी ने दिया, इस बार भाभी ने आपको देने के लिए कहा है। बिल देकर वह चला गया। सावित्री जी ने जब सारी सामग्री का लिस्ट देखा तो वह हैरान रह गई। वह जाकर ज्योति से बोली, बहू तुम तो जानती हो हमारी कोई कमाई नहीं है, बस पेंशन पर ही घर चलता है। इसमें जो सामान है वह तो हम इस्तेमाल करते ही नहीं हैं। तो ऐसा करो, ये राशन का पैसा तुम दे देना, क्योंकि इतना खर्चा उठाना हमारे बस की बात नहीं है। ज्योति बोली, मम्मी जी आप भी हद करती हैं। एक तो आप हमें अपने पास रहने के लिए बुलाती हैं कि हम आपकी जिम्मेदारी उठाएंगे, तो आप नहीं उठा सकती। आखिर पापा जी के पैसे को बचाकर आप क्या करेंगी? हमारे ऊपर तो अभी कितनी जिम्मेदारी है। आप लोगों का क्या है, बस खाना और रहना। तभी सावित्री जी के पति रमेश बाबू, जो अक्सर बीमार रहते थे, कमरे से निकल कर आए और बोले, सावित्री हमारे घर में पैसों के लिए कभी कोई बहस नहीं हुई, फिर आज क्यों? सावित्री जी बोली, आप क्यों कमरे से बाहर आ गए? जाइए आप आराम कीजिए, मैं देख लूँगी। तभी घर में विनोद आया और बोला, क्या बात है, शोर क्यों हो रहा है? ज्योति ने अपनी बात को बढ़ा चढ़ाकर विनोद के सामने रखा। विनोद बोला, माँ पापा के पैसों पर क्या हमारा कोई अधिकार नहीं? एक तो हम यहाँ रहकर आपको सहारा दे रहे हैं, और राशन का पैसा आप दे या ज्योति दे, बात तो एक ही है। सावित्री जी बोली, सही कह रहे हो बेटा, पैसे मैं दूं या बहू एक ही बात है, क्योंकि हमारी ज़रूरत का इसमें कोई सामान नहीं है। और जहाँ तक पैसे बचाने की बात है, मुझे पैसे तुम्हारे पापा की बीमारियों के लिए बचाने हैं, ताकि मुझे हमारी दवाइयों के लिए तुम्हारे पास हाथ ना फैलाना पड़े। विनोद बोला, माँ अभी मुश्किल से 6 महीने ही बीते हैं हमें यहाँ आए, पर आपने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। क्या इसीलिए आप हमें यहाँ रहने के लिए बुला रही थी कि हम आपको सहारा दें और आप हमारी बेइज्जती करें? सावित्री जी बोली, गलतफहमी में मत रहो बेटा। बेटा किसी को बेटे बहू का सहारा नहीं, बल्कि माँ बाप को उनका साथ चाहिए होता है। जीने के लायक पैसे तो हमें सरकार से मिल जाते हैं, हाँ बस अपनों का साथ चाहिए। तुम हमारा सहारा बनने नहीं, बल्कि हमें अपनी बैसाखी बनाने आए हो, इतना तो मैं भी समझती हूँ। ज्योति गुस्से में बोली, आप कहना क्या चाहती हैं? क्या हमें वहाँ कोई दिक्कत हो रही थी? अरे हम तो आपको सहारा देने आए थे, पर हमें क्या मालूम था कि आपकी सोच हमारे लिए ऐसी होगी। सावित्री जी बोली, बहू मैं बार बार कह रही हूँ, मुझे तुम्हारा सहारा नहीं, बस साथ चाहिए। अगर मैं सारे पैसे तुम लोगों पर खर्च कर दूंगी तो अपनी ज़रूरत के लिए तुम लोगों के आगे मुझे हाथ फैलाना होगा, जो ना तुम्हें अच्छा लगेगा ना मुझे अच्छा लगेगा। तभी रमेश बाबू अपने कमरे से अपनी दवाइयों का बिल लेकर विनोद को दिखाते हुए बोले, बेटा आज तक हमने अपनी कोई परेशानी तुमसे साझा नहीं की। देखो हर महीने हजारों का खर्चा मेरी दवाइयों पर चलता है। तुम्हें तो मालूम भी नहीं होगा कि तुम्हारी माँ ने अपनी सेविंग और कितने जेवर गिरवी रख लिए। मैं तुम्हारी माँ को हमेशा अपनी परेशानी तुमसे साझा करने से मना करता था, पर वह कहती थी बेटा है, उसे सब पता होना चाहिए। और आज तुम ये कह रहे हो कि हम तुम्हारा सहारा चाहते हैं। नहीं बेटा, बस तुम्हारा साथ चाहते हैं, ताकि जब हमें कुछ हो तो तुम हमारे साथ रहो। विनोद ने जब वह बिल देखा तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। उसे खुद से नफरत होने लगी कि वह आज तक बड़े आराम से रह रहा था। वह इसलिए कि माता पिता कभी उससे एक पैसा नहीं लेते थे, और अब वह अपने माता पिता के साथ ही सौदा करने आ गया, जहां वह कुछ पैसे बचाने के लिए अपने माँ बाप का सहारा ले रहा था। वहीं उसके माता पिता अपनी परेशानियों से अकेले लड़ रहे थे और अपने बेटे की मदद कर रहे थे। रात में खाना खाकर सब अपने कमरे में चले गए। ज्योति विनोद से बोली, मैं बोल रही हूँ ये सब इनकी चाल है, ये पुराने दिनों का
बिल दिखाकर हमारे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। विनोद बोला, चुप हो जाओ, मैं शर्म से मरा जा रहा हूँ और तुम उसको गलत साबित कर रही हो। आज अगर पापा को पेंशन नहीं मिलता तो उनकी दवाइयों और घर खर्च भी मुझे उठाना पड़ता। तुम ये नहीं देख रही हो कि वह अपनी जिम्मेदारियाँ खुद उठा रहे हैं। अरे वह हमसे कुछ और नहीं, बस हमारा साथ चाहते हैं। धीरे धीरे विनोद को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने घर के सारे खर्चे अपने हाथों में लिए। इधर सावित्री जी ने बेटे का बोझ हल्का करने के लिए पोते को स्कूल छोड़ने लाने की जिम्मेदारी खुद पर ली। ज्योति को भी एहसास हो चुका था कि कल को अगर उसकी सास की जगह वह हुई तो उसे कैसा महसूस होगा। यही सोचकर उसने अपना व्यवहार बदला और घर के कामों में सहयोग दिया। दोस्तों, माता पिता पूरे जीवन अपने बच्चों और परिवार की जिम्मेदारी उठाते हैं और हर अच्छे बुरे वक्त में बच्चों का साथ देते हैं। एक उम्र हो जाने के बाद वे अपने बच्चों से सहारा नहीं, बस उनका साथ चाहते हैं। तो क्या उनकी मांग गलत है? इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।